कर चुके हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों में महारत रखने वाले अनूप त्रिवेदी जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं फिर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि मैं उनके हाथ में माइक सौंपूं, उनके व्याख्यान की शुरुआत के लिए उनसे आग्रह करूं, मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय। वैसे जाहिर सी बात है कि सिनेमा और फिल्मों की दुनिया है, स्क्रिप्ट राइटिंग की दुनिया है, उनका परिचय बहुत बड़ा है। लेकिन वो एक जाने पहचाने चेहरे हैं हमारे बीच, एक जाना पहचाना नाम है। तो कोई ज्यादा बड़ा परिचय न दे करके कुछ बुनियादी बातें उनके मामले में आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। 1972 में जन्मे अनूप त्रिवेदी जी ने एसडीएस यूनिवर्सिटी यूके से एमए की डिग्री प्राप्त की। 1991 में हिंदी रंगमंच के प्रसिद्ध निर्देशक रणजीत कपूर जी के साथ आपने काम करना शुरू किया। 1992 में हबीब तनवीर का नया थिएटर ज्वाइन किया और भारतीय लोकनाट्य के साथ आधुनिक भारतीय रंगमंच के स्वप्न को साकार करने का जो एक परंपरा हबीब साहब ने चलाया था, उसके साथ जुड़े और उसे साकार करने के प्रयास में निरंतर सक्रिय रहे। 1994-95 में आपने श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसके बारे में हम दिल्ली वाले लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, से जुड़े और बीवी कारन तथा हबीब तनवीर जी के निर्देशन में नाटकों का प्रदर्शन किया। 1995 में 96 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने आपको थिएटर कंसल्टेंट के रूप में अपने साथ नियुक्ति दी। आपने रंगमंची अभिनय से जुड़े अनेक कार्यशालाओं का आयोजन भी किया और संचालन भी किया। एक अभिनेता के रूप में आपने अब तक 50 से अधिक अधिक नाटकों में अपने अभिनय का प्रदर्शन किया है। अब तक आप 10 से अधिक नाटकों का स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। 10 फिल्मों में आपने काम किया है, जिनमें मुख्य रूप से चौसर, पिपली लाइव, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिस टनकपुर हाजिर हो, हिंदी मीडियम, बत्ती गुल मीटर चालू, मिमी, शेरनी, अनेक फिल्म है। सूर्या एक नई फिल्म है जो रिलीज होने जा रही है और जिसमें अनूप त्रिवेदी जी ने काम किया है। तो अनूप त्रिवेदी जी, आप देख सकते हैं कि थिएटर और सिनेमा की दुनिया में लगातार सक्रिय है और बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ हम चाहेंगे कि उस अनुभव के आधार पर तनाव प्रबंधन के संदर्भ में हमसे एक बातचीत करेंगे। और बातचीत के पश्चात जब उनका व्याख्यान खत्म होगा तो हम अपनी क्वेरीज कुछ प्रश्नों के साथ उनसे अतिरिक्त संवाद स्थापित करेंगे। मेरा आग्रह रहेगा कि सर, मुख्य रूप से चूंकि 10 फिल्मों में आप काम कर चुके हैं, तो फिल्मों की दुनिया में काम करते हुए, काम करने के साथ साथ जो एक्टिंग है फिल्म की, उन सब के माध्यम से तनाव प्रबंधन जैसी चीजों को समझने में और खुद को बहैसियत इंडिविजुअल मैनेज करने में किस तरह से सहयोग मिलता है, इस पर विशेष फोकस करेंगे तो हमारे लिए एक स्वागत की बात होगी। अनूप सर, माइक आपको सौंपता हूँ। आप अपना व्याख्यान शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर, आवाज आ रही है। वीडियो अभी नहीं आ रहा है सर, आवाज आ रही है आपकी। वीडियो नहीं आ रहा, इसका क्या उपाय है? आप विक्रम जी या अमित विश्वकर्मा सर, आप देखिए जरा, सर जो कह रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए। वीडियो है तो ज्यादा बेहतर भी होगा, क्योंकि ऐसा लगता है फिर बात कर रहे हैं आपसे। हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट सर, हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो नहीं आने की वजह ढूंढ के उसे क्लियर करते हैं। विक्रम सर। सर, इनको बोलना कि स्टार्ट वीडियो में इनमें क्लिक करो। स्टार्ट वीडियो जो है साथ में। कहाँ पे? जी सर। कहाँ पे लिखा है ये एक मिनट बताइए सर। सर स्क्रीन पर है, आप बताइए विक्रम जी। ये फोन से है ना, फोन से कर रहे हैं ना ये। जी 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 जी। हाँ, तो सर ये साथ में ही है, जहां आप अनम्यूट कर रहे हो ना, उसके साथ में ही स्टार्ट वीडियो करके लिखा होगा, तो आप इस पे क्लिक करो। उस पे आ नहीं रहा है कुछ भी लिखा हुआ। एक आ वीडियो नहीं का रहा है? चित्र होगा सर, आप देखिए, इमेज होगा वीडियो का। नहीं, कुछ नहीं आ रहा है इस पे, तो खाली। आप शो तो कर रहा है सर आपके उसमें, मतलब शो कर रहा है कि आपने वीडियो वाले उसमें भी वो कर रखा है। आप सबसे नीचे सर जाएं और वहां देखिए सर। सबसे नीचे सर, सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में। एक मिनट।
इसमें कुछ नहीं आ रहा है सर। एक बार दोबारा नहीं सर, आ तो रहा है। ठीक है नहीं सर, आप मेरे एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखिए। एक बार दोबारा ज्वाइन हाँ करके देखता हूँ तो शायद आ जाए। हाँ जी जी सर। जी सर प्लीज। जी जी जी, दोबारा करता हूँ मैं। ओह, जी सर, अब आपको दिखाई दे रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा सर मुझे इसमें, वही ढूंढ रहा हूँ मैं अब। ये टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ सर आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, स्क्रीन के नीचे ये सब कुछ है सर, जिसमें आप देखेंगे एक माइक का निशान है, एक वीडियो का निशान है। वही वही वाला नहीं आ रहा मेरे पास इसमें। ओके ओके ओके। विक्रम सर, इसका क्या उपाय है, जरा देखिए। एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर, अरविंद सर, जी एक सर। बारी सर का सिस्टम एक बारी आप पूछ लीजिए कि उनके सिस्टम में जो कैमरा है वो इनेबल तो किया ही हुआ है ना। कहीं अगर डेस्कटॉप से लॉग इन कर रहे हो तो एक ऊपर की साइड ऑप्शन होता है, वो उसको थोड़ा सा स्लाइडर टाइप का बना होता है, उसको अगर वो पुल करेंगे तो फिर वो ऑप्शन इनके पास रिफ्लेक्ट होगा। त्रिवेदी सर, ये बलजीत मैम आपको बता रही हैं कि शायद आपने वीडियो ऑन किया है कि नहीं। सर आप मोबाइल से लॉग इन किया हुआ है आपने या फिर हाँ आपने मोबाइल सिस्टम से से लॉग इन किया है। किया हुआ है? मोबाइल मोबाइल से। मोबाइल से लॉग इन किया हुआ है आपने, फिर तो हाँ नीचे ऑप्शन। सर आपको पार्टिसिपेंट्स का आइकन नजर आ रहा है? आ गया आ गया। ये सर उसके अभी साथ, मैंने ऑन कर दिया, माइक्रोफोन भी ऑन कर दिया है, अलाउ कर दिया। हाँ आपने जिस टाइम मीटिंग लॉग इन की होगी ना सर, आपने माइट भी हो सकता है कि आपने वीडियो डिसेबल पे क्लिक कर दिया हो आपकी जूम की सेटिंग में ही सर। एक जी मिनट सर, अभी तभी तो। आपको ये उसका आइकन नहीं दिखाई दे रहा है, अदरवाइज वो हाँ जूम की सेटिंग में ही आपने कर दिया होगा। ये जूम वर्क एक प्लेस बार पे आप सर सर्च करके देखिए। मीटिंग चल रही है क्या ये? जूम वर्क प्लेस। बलजीत मैम देखिए, सर कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी सर। ये जूम वर्क प्लेस पे चल रहा है क्या? अब इस पे सर आप, लॉग आउट भी नहीं हो रहा, चक्कर तो ये है। अच्छा लॉग आउट नहीं हो रहा है आपका? लॉग आउट लॉग इन कुछ भी नहीं हो रहा है, ये वहीं पे हैंग जैसा हो गया बस। तो मैं तो दिख रहा हूँ अपने आप को। आपकी वॉइस वगैरह तो सब कुछ परफेक्ट है, आ रही है आपकी। आप ऊपर टॉप पे, राइट टॉप पे लीव का बटन भी नहीं आ रहा आपका, रेड वाला? जी हाँ, वो भी आप नहीं आ सर रहा, बटन स्क्रीन भी को नहीं आ टच करके देखिए, शायद लीव का भी ऑप्शन दिखाई देगा। टॉप राइट कॉर्नर पे। रहा। दोबारा से एक बार कर दो, लेकिन ये वो भी तो नहीं हो रहा ना, जा भी नहीं रहा है सर ये। सर कोई और लीव डिवाइस का या कोई ऑप्शन सिस्टम अगर लॉग इन करके देखें आप तो। या चलिए ऐसे ही बात करते हैं, और क्या करें। एक बार सर कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको विजुअली देखना काफी प्रभावी रहेगा सर। आपके पास कोई सर कोई दूसरा सिस्टम हो, दूसरा फोन या फिर लैपटॉप कुछ भी हो, तो उससे कुछ कर एक रहा बार हूँ, ट्राई ट्राई कर रहा करेंगे तो। जी जी सर प्लीज। सर एक बारी अरविंद सर, एक बारी नहीं तो जी रिक्वेस्ट मैम। करें सर को कि वो एक बारी इसको मीटिंग को लीव करके एक बारी फिर से ज्वाइन करें। अगर वो फ़ोन से ज्वाइन कर रहे हैं तो कई बारी कैसे होता है कि वहाँ पे पूछते हैं, एक आता है कि वॉइस इनेबल या वो,
उन्होंने उसको यस नहीं किया होगा, इसीलिए वो इस तरह से आ रहे हैं। जो बलजीत हैं वो ये कहना चाह रही हैं। आप प्लीज उन्हें जी जी कहिए कि एक बार फिर से ज्वाइन कर ले, अगर बिल्कुल लीव कर ले ठीक मीटिंग को। ठीक है ठीक। हाँ, थैंक यू अरविंद सर। विक्रम सर, जब सर ज्वाइन करेंगे ना विक्रम, हाँ जी मैम, हाँ जी। जी हाँ जिस टाइम सर ज्वाइन आओ। करेंगे ना, आप अपने एंड से ही जो वीडियो का बटन आता है ना, उस पर क्लिक करके सर को रिक्वेस्ट देना। फिर माइट भी हो सकता है कि वो ऑप्शन उनको हाँ रिफ्लेक्ट हो मैं, जाए। नहीं मैं वैसे ही कर रहा हूँ मैम। मैं हाँ उनको, हाँ। ठीक, वो ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे सिस्टम से, शायद कह रहे हैं कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ फिर से। ठीक है सर, ठीक है। ओके। हाँ जी सर, जुड़ गए हैं वो हमारे साथ ना। ठीक है ठीक है। अरविंद सर। जी सर जी सर। अब मैं जुड़ तो गया हूँ, लेकिन मेरा वीडियो अभी भी नहीं आ रहा है। सर ये वीडियो का रिक्वेस्ट एक जाएगा, आप जरा उसको क्लिक आ कीजिएगा। गया, आ विक्रम गया, सर एक आ बार गया, सर को आ सर गया। अभी आ गया अभी सर, आ क्लिक गया, किया उनको आ गया। रिक्वेस्ट, देखो आ गया होगा शायद। आ गया, आ गया मैं शायद। हाँ जी, ठीक है, ओके। जी जी सर आ गया है। वाह 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 आखिर मेहनत काम आई। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और देखिए कितने कमाल की बात है, आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट से शुरू की बात, तनाव प्रबंधन। तो इसका मतलब तनाव का भी प्रबंध किया जा सकता है, तभी ये तभी ये आया होगा। तो तनाव का प्रबंध के लिए मैं आपको बताऊं, जिंदगी अभी इतनी आपाधापी और भाग दौड़ में हर व्यक्ति बहुत कुछ पाना चाहता है और एक टाइम में बहुत कुछ करना चाहता है। तो धीरे धीरे वो टेंशन खुद ही लेता है ना। और धीरे धीरे वो टेंशन लेते लेते वो टेंशन कब टेंशन पे बदल जाती है उसको खुद पता नहीं लगता। पता लगा इस चक्कर में, ज्यादा सोच विचार के चक्कर में नींदें उड़ जाती हैं। बहुत व्यक्ति सोचता है तो डर भय इस तरीके की चीजों का उससे उसको सामना करना पड़ता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये किसी भी मतलब, ये सिर्फ एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, आम इंसान की बात कर रहा हूँ। और उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब मानसिक और शारीरिक और भावनात्मक रूप से कब इसकी बॉडी और माइंड पे असर करने लगती हैं ये सारी चीजें। तो जहां तक मुझे लगता है, थिएटर या कोई भी आर्ट, मैं आज थिएटर और सिनेमा की बात करूंगा, मगर मुझे क्या लगता है, कोई भी व्यक्ति इंसान अगर पैदा हुआ है इस धरती पे, वो किसी भी आर्ट में अगर
अपना शौक रखता है, भले ही शौकिया रूप से, जरूरी नहीं है कि एक्टिंग करे तो अभिनेता बनने के लिए या गाए तो सिंगर बनने के लिए। अगर कोई गाता है, लिखता है, पढ़ता है, बांसुरी बजाता है, इंस्ट्रूमेंट बजाता है कोई, तो ये अपने आप में किसी भी कला से जुड़ना अपने आप में स्ट्रेस को कम करना है। अगर आप गाते हैं तो जब आपका मन नहीं लग रहा है तो आप गा रहे हैं, बैठे हुए हारमोनियम प्ले कर रहे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं या गिटार बजा रहे हैं या कुछ नहीं तो पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग एकाग्र भी रहता है इन सारी चीजों से। तो आज मैं बात करूंगा थिएटर की और सिनेमा की। दरअसल क्या होता है, मंच मंच बेसिकली नॉर्मल तो मंच होता है, लेकिन मंच तब तक रंगमंच नहीं कहलाता जब तक उसमें रंग ना हो, यानी इमोशंस ना हो। जो रस है ना, नवरस, जब नवरस मंच पे उपस्थित होंगे और उसमें वो रंग बोलता हूं उनको मैं, वो जब रंग होंगे तो वो अभिनेता का हो जाता है और खाली जो मंच रहेगा वो नेता का रहता है। नेताओं का मंच है, अभिनेताओं का और कलाकारों का रंगमंच है, जिसपे सारे इमोशंस हैं। रोना है, कभी एक्टर रोता है, हंसता है, डरता है, शर्माता है, चिढ़ाता है। ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं ये एक दर्शक के पास जाते हैं, तभी तो दर्शक का मन करता है एक अभिनेता को देखने के बाद कि वाह निकलता है उसके मुंह से, या निकलता आह क्या बात है यार, या फिर अचानक वो ताली बजाने लगता है या हंसता है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज तो उसने, एक्टर ने, उस अभिनेता ने पैदा की, जिसका असर दर्शकों पर हुआ। और अब ये इसका रोल क्या है थिएटर का? ये इंटरटेनमेंट तो ही करता ही है लोगों का, थिएटर और सिनेमा, लेकिन ये अपने आप में एक थेरेपी के रूप में भी इस्तेमाल आजकल तो लोग करते हैं। एक बड़ा इंस्टीट्यूट है निमहंस, बेंगलोर में, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। निमहंस करके एक हॉस्पिटल है, तो वहां तो वो तो साइकेट्रिस्ट का है वो, तो वहां पे तो स्टडी की इन लोगों ने और कहा कि उनके टीचर्स के साथ, उनके प्रोफेसर डॉक्टर्स के साथ में या उनके पेशेंट्स के साथ में थिएटर का इस्तेमाल, थिएटर को थेरेपी की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया और पूरा असर देखने को मिला रोगियों के ऊपर और स्टाफ के ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप थिएटर करेंगे, या इसका क्या रोल होता है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक आदमी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कुंठित रहता है। वो कोई भी हो सकता है, मन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो कहीं उसके अंदर भय है, या सोचता है मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, या मैं कहाँ पे अपनी ये एक्सप्लेनेशन दूं, कहाँ पे अपनी भावाव्यक्ति करूं। तो वो अभिव्यक्ति का जो सबसे बड़ा जो एक माध्यम है वो थिएटर है, सिनेमा है। सिनेमा में खैर उतनी जल्दी लोगों को मौका नहीं मिलता है, मगर मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि थिएटर करना अपने आप में उतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों को लगता होगा कि सिनेमा में जाना। लेकिन मुश्किल तो क्या, अगर आपको बनना एक्टर है तो आप वो प्रयास करें, मगर एक थिएटर करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मेरे दोस्त जो एम्स में है, राम मनोहर लोहिया में है, बाकायदा थिएटर करते हैं। वो पूरा शाम को आते हैं अपना क्लिनिक से या जब उनके पास वक्त होता है और हमारे साथ थिएटर करते हैं, शोज करते हैं। तो उस शोध से भी हमें पता लगता है कि यार ये एक अभिव्यक्ति का तो माध्यम है ही, साथ में एक्सप्रेशंस जो वो कहना चाहते हैं, जो उनके अंदर है, गुबार है, उफान है, तूफान है या वेग है, वो जो कुछ भी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो थ्रू बॉडी, माइंड, स्पीच एंड वॉइस, ये सब आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसका आप बढ़िया से आप इस्तेमाल करते हैं थिएटर में और अपनी भावनाओं को खुल के व्यक्त कर पाते हैं। थिएटर आपको वो मौका देता है। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से थिएटर आपका स्ट्रेस कम करने में, आपकी भावव्यक्ति करने में आपको पूरा सपोर्ट करता है। आप अपनी अभिव्यक्ति माध्यम मंच पे कितने ऑप्शन है, देखिए आप एज एन एक्टर काम करते हैं, राइटर, डायरेक्टर, टेक्नीशियंस, और पूरा एक ग्रुप जो होता है ना, कम से कम 20 लोगों का एक ग्रुप है अगर, तो देखिए कई बार क्या होता है, एकाकीपन महसूस होता है व्यक्ति को इन सारी जिंदगी की आपाधापी भागदौड़ में।
या कब हो जाता है आदमी अकेला अकेला गुमसुम हो जाता है, उसको खुद भी पता नहीं लगता। तो ये थिएटर में आने के बाद या किसी भी आर्ट में जुड़ने के बाद, ये क्योंकि सोलो परफॉर्मेंस नहीं होती है, ये टीम वर्क है। तो जब वो इतने सारी टीम के लोग उसके साथ जुड़ते हैं, इतने सारे लोग उसको मिलते हैं, तो वो हंसता है, खिलखिलाता है, रोता है, सुख दुख आपस में बांटता है वो व्यक्ति। तो यानी कि उसको लगता है ये मेरा परिवार है। वो जल्दी से सोचता है मैं ऑफिस से भागूं और अपनी वही थिएटर मंडली या थिएटर कंपनी में जाऊं और उन लोगों के साथ में रहूं जो कलाकार लोग हैं। तो धीरे धीरे कब कलाकार हो जाता है, कब उसका वो तनाव एकाकीपन गायब हो जाता है, तो थिएटर सपोर्ट करता है इस बारे में। अरस्तु ने बोला था, जो फिलोसफर हुए, उन्होंने कहा थिएटर जो है, थिएटर मतलब नाटक करने का उद्देश्य जो इंसान का, किसी भी व्यक्ति का है, वो होता है, वो कैथारसिस है। यानी दर्शक और कलाकारों के भीतर जो भी संचित भावनाएं हैं, उनकी आत्मसंतुष्टि, आत्मशुद्धि का एक बढ़िया मीडियम है थिएटर, ऐसा अरस्तु ने बोला। अब उसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा रंगमंच में जब एक्टर हंसेगा, रोएगा, गाएगा, सोएगा, खोएगा, तो ये उसका इमोशनल उत्सर्जन, भावनात्मक उत्सर्जन एक तरीके से कह लीजिए इसको, जो उसके अंदर दबा हुआ था वो खुल के बाहर आता है। मैं तो कह रहा हूं देखने भर से थेरेपी का एक माध्यम होता है। अगर आप थिएटर सिनेमा देखने जाएं या थिएटर नाटक देखें, ये अपने आप में एक दर्शक के लिए भी एक थेरेपी है थिएटर। जो ये मंच पे काम कर रहे लोगों के लिए जितना ये पावरफुल मीडियम है, उतना ही दर्शकों के लिए है। क्योंकि दर्शक अपनी थकान से और बहुत सारी चीजें, उलझनों से जब आते हैं नाटक देखने और एक अच्छी परफॉर्मेंस देखते हैं, तो हंसते हुए घर जाते हैं और रात को डिनर भी अच्छे से करेंगे, बच्चों में डिस्कशन करेंगे, उनकी डाइनिंग टेबल पे वही डिस्कशन होगा, क्या क्या कमाल था या क्या अच्छा था, क्या उसमें कमी थी, खामियां थी। यानी आपस में बातचीत तो शुरू हुई। मोबाइल तो दूर छूटा, परिवार में अगर 5 लोग हैं तो पांचों के हाथ में मोबाइल रखे हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। ये एक बड़ी समस्या हो गई है सर। मोबाइल अपने आप में एक बड़ा इश्यू हो गया है। अब मैं देखता हूँ शूटिंग में भी, अब आपको शूटिंग बताता हूँ, बड़े बड़े एक्टर्स सर शॉट से आए निकल के बाहर और तुरंत अपने सेक्रेटरी या जो पीएस पी रहते हैं, उनके बॉयज रहते हैं, उनकी तरफ इशारा करेंगे, वो उनको मोबाइल दे देगा। भले ही 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए उनके पास में हाथ में मोबाइल आए, वो तुरंत मोबाइल में पता नहीं क्या ढूंढने लगते हैं उतनी उतनी ही देर में। और इतने एक्टर सब साथ में बैठे हैं तो कोई किसी की बातचीत बहुत कम, इसके कारण कम हुई, मोबाइल के कारण। खैर इस पे बाद में आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये बातचीत का एक माध्यम भी होता है दर्शक और अभिनेता के लिए। मैंने आपको यूनिटी का तो बताया ही, अकेलापन कभी नहीं लगता। ये यूनिट और मतलब सामाजिक और सामूहिक सोच है इसमें, जो इसके अकेलेपन को कम करता है। ऐसे में क्या है, आदमी अगर मंच से वो जुड़ के काम करेंगे तो उनके साथ एक बड़ा ऑप्शन और होता है। जब आपके पास साधन कम हो, मतलब पर्याप्त संसाधन ना हो, और आपसे कुछ क्रिएट करने को कहा जाए कि यार हमें एक ट्रेन बनानी है, मंच पे ट्रेन दिखानी है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया लेके आएंगे जिससे क्या होगा, और आप इनोवेटिव होते जाएंगे, क्रिएटिव होते जाएंगे, आपका दिमाग उसमें लगेगा। एक मतलब ये अब कंसंट्रेशन का भी एक बड़ा मीडियम है ये, ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन इस सेंस में आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें थिएटर में बहुत सारे गेम्स होते हैं जिनको हम थिएटर गेम्स बोलते हैं, जो जॉयफुलनेस और प्लेफुलनेस आपके अंदर लेके आते हैं। और एक चीज होती है इम्प्रोवाइजेशन थिएटर में। इम्प्रोवाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कहते हैं ना स्पॉन्टेनियस क्विक रेस्पॉन्स। तो यानी सजग रहना, जागरूक रहना, अवेयर रहना कि आपके आसपास इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ताकि आप रेस्पॉन्ड कर पाए, और क्विक रेस्पॉन्स। और एक इम्प्रोवाइजेशन, मैंने आपको एक लाइन दी, सिंपल सी एक लाइन दी कि एक राजा था। ये गेम होता है हमारे यहाँ। मैंने कहा एक राजा था और हम 20 लोग बैठे हुए हैं ग्रुप में,
और 20 लोग एक ही एक लाइन जोड़ेंगे बस। दूसरे ने बोला एक रानी थी, तीसरे ने मजाक में कह दिया एक राजा था एक रानी, तो चौथे ने कह दिया खत्म हो गई कहानी। तो कहने का मतलब हम इम्प्रोवाइजेशन के दौरान प्ले निर्माण भी करते हैं, लेखन का कार्य भी करते हैं, नई नई क्रिएटिव और सृजनशील मतलब सृजनात्मकता भी पैदा होती है। तो कहाँ इसमें वक्त ही नहीं मिलता आपको कि क्या सोचेंगे क्या करेंगे, कौन सी टेंशन काय की टेंशन। अगर यही सब लेके आएंगे तो आपको एक बड़ा एग्जांपल देता हूं। हुआ ये, मेरे बड़े सीनियर एक दोस्त हैं, थिएटर में बड़ा नाम है उनका और अब तो सिनेमा के बड़े एक्टर हैं। नेशनल स्ट्रोप ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में नाटक के दौरान खबर आई कि उनके पिताजी नहीं रहे और वो मंच पे मेन लीड कर रहे थे, मेन रोल कर रहे थे और वो कॉमेडी था बाय द वो प्ले। अब क्या हुआ, वो मस्ती करते थे, बहुत कमाल के एक्टर, मस्ती करते हुए गए, अपना परफॉर्मेंस निभा के फिर वापस आ गए, ग्रीन रूम में आ गए, ग्रीन रूम में हा 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 ऊ की चाय पी, मस्ती की। अब क्या हुआ, ब्रेक हुआ, इंटरवल। इंटरवल में क्योंकि लोगों को तो पीछे पता लग गया था, बाकी जो एक्टर्स मंच पे नहीं थे कि ऐसे ऐसे हो गया, डायरेक्टर को भी पता लग गया था, वो भी अंदर ही थे। अब जब वो लौटे हैं मंच से इंटरवल में, तो सब लोग चुप बैठे हैं ग्रीन रूम में। अब वो पूछ रहे क्या हुआ यार तुम लोग सब, आज इतना सन्नाटा क्यों, आज तो बड़े डिसिप्लिन में हो तुम लोग। तो कोई कुछ बोले ना, उनको कुछ लगा, क्योंकि अभिनेता है तो कुछ तो लगा, सेंस कर लिया उन्होंने, बोले कुछ तो गड़बड़ है यार। खैर वो अपनी फिर एंट्री पे चले गए, ब्रेक हुआ, ब्रेक खत्म हुआ, इंटरवल के बाद नाटक स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होते होते एंड तक उन्हें ये पता लग गया, एंड होते होते, जबकि वो पूरे नाटक में लोगों को लोटपोट कर रहे हैं, एंड में भी यही सीन हुआ और 2-3 सीन बचे होंगे लास्ट के। उन्हें क्या होता है, हमारे साथ जो एक्ट्रेस लड़कियां काम कर रही थी, उनको परफॉर्म करते हुए देख के, जो अभिनेता परफॉर्म कर रहा था उसको देख के वो रोने लगी ग्रीन रूम में, और या विंग्स में खड़ी होकर वो रोने लग गई। तो उनकी नजर पड़ी परफॉर्म करते करते कि ये मेरी साथ की जो एक्ट्रेस हैं ये रो क्यों रही हैं। एक बार इनकी एग्जिट हुई, बाहर आए, बाहर उन्होंने पूछा क्या हो गया, अब वो उनको लिपट के रोने लग गई। उन्होंने कुछ पूछते इससे पहले वो कुछ एहसास हुआ उनको, फिर वो कॉमेडी करने चले गए मंच पे। अब आप ये सोचिए, एक अभिनेता के लिए कितना जद्दोजहद वाला ये मौका था और कैसा इमोशनल मोमेंट था कि उनको ये पता भी लग गया कि माय फादर इज नो मोर, और वो कॉमेडी परफॉर्म कर रहे हैं। और वैसा ही उन्होंने, पता है दर्शकों को एहसास तक नहीं हुआ, जैसे प्ले खत्म हुआ वो दहाड़े मार के ग्रीन रूम में रोए हैं। अब मुझे भी इमोशनल हो रहा हूँ इस वक्त में, उनकी वो स्थिति मुझे याद आ गई। तो उसके बाद डायरेक्टर ने उनके लिए फ्लाइट का टिकट रखा हुआ था और तुरंत गाड़ी का इंतजाम किया, तुरंत एयरपोर्ट भेजा, और वो एमपी के रहने वाले थे तो एमपी गए। तो कहने का मतलब यह कि सर, कितना भी कुछ सर पे बोझ हो और कितना भी कुछ तनाव हो, ये तो मैनेज किया ही जा सकता है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये कहते हैं ना, मानो तो आप स्ट्रेस ले रहे हैं ना, नहीं तो स्ट्रेस की कोई जरूरत ही नहीं है। और थिएटर तो इसमें इतना बढ़िया रोल निभाता है, मैंने आपको इतना अच्छा एग्जांपल दिया। ये इसको ड्रामा थेरेपी भी बोलते हैं सर। आप नाटक देखें, आप नाटक करें, और रोल प्ले होता है ना जीवन में। जीवन में भी तो हम किसी के भाई होते हैं, किसी के चाचा होते हैं, अलग अलग रूपों में है ना। एक ही व्यक्ति कितने रूपों में है, किसी मैं माँ हूँ, मेरी माँ का मैं बेटा हूँ, मेरी बहन का मैं भाई हूँ, और टीचर का शिष्य हूँ। मैं कहने का मतलब अलग अलग रोल प्ले करता है, और हर जगह आदमी उसी अदब में रहता है। टीचर के सामने तो सर झुका के रहेगा, माँ के सामने है तो चरणों में नतमस्तक रहेगा, और दोस्तों में है तो दोस्त बन के रहेगा, एकदम मस्ती करेगा, मारेगा पीटेगा लड़ेगा छीनेगा झपटेगा। तो कहने का मतलब जो हम रोल लाइफ में प्ले करते हैं, वैसे ही रोल हम मंच पे प्ले करते हैं। और जब हम डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, उन रोल प्ले करने से हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है।
कि मैं इसमें ये कैरेक्टर हूँ, मेरा ये कैरेक्टर है, इसका इतिहास क्या रहा होगा, इसकी मतलब हम कैरेक्टर बिल्ड करते हैं ना एक, तो उसके बारे में स्क्रिप्ट में तो सिर्फ इतना लिखा है कि ये यार ये दुकानदार है फॉर एग्जाम्पल, ये कहीं नहीं लिखा है इसकी शादी हुई है नहीं हुई है, ये बैचलर है या इसके बच्चे भी होंगे नहीं होंगे, इसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा स्ट्रांग होगा या फिर जैसा दुकान चल रही है वैसे ही होगा। मतलब अपनी कहानी हम खुद गढ़ते हैं उस कैरेक्टर के संबंध में, ताकि हम उस कैरेक्टर्स को किसी भी पात्र को अच्छे से जी पाए, उसके इर्द गिर्द का माहौल वो हमारे अंदर रच बस जाए। और जो महीने भर का 40 दिन का 50 दिन का जो रिहर्सल होता है थिएटर में, वो उसको इतना मांझ देता है कि आप शाम होने का इंतजार करने लगते हैं, सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं कि जब आप थिएटर में जा पाए। एक एडिक्शन भी है थिएटर का, मुझे तो लगता है ये लगना चाहिए, ये आदत लगे सबको थिएटर करने की, क्योंकि ये ऐसा नशा है कि आदमी को कभी पता ही नहीं लगता वो कब बूढ़ा हो गया कब जवान था, वो कभी बूढ़ा ही नहीं होता थिएटर में, हमेशा यंग लड़का रहेगा। तो यंग अगर रोल कर रहा है तो 50 साल का आदमी भी यंग लड़कों की टीम में काम कर रहा होगा, और कभी उम्र का एहसास ही नहीं होता, वो हमेशा युवा ही बना रहता है। आप क्रिएटिविटी को कितना डेवलप कर सकते हैं, ये कोई सीमा नहीं है, असीमित साधन है इसमें, अनंत। आप लेखन है, निर्देशन है, मंचीय साज सज्जा है, किसमें जाना चाहेंगे? अच्छा, एक सिनेमा का थिएटर का जो हल्का से एक बारीक का लाइन का जो फर्क है अभिनय में, वो मैं जरा बतौर अभिनेता बता देता हूँ। सिनेमा में हमें, जैसे मैं बात कर रहा हूँ या हम जो लाइफ में बात करते हैं, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास माइक बिल्कुल ऐसा लगा रहता है, लेपल बोलते हैं जिसको, जो आपकी ब्रीदिंग तक को रिकॉर्ड करता है। तो आप ऊंचे सुर में बात कैसे करेंगे जब तक आपका वो कैरेक्टर नहीं है? तो लाइफ और एक्शन और मूवमेंट्स में भी आप ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर बोलता है सिर्फ दिस इज योर क्लोजअप, आपका सिर्फ चेहरा ही है इसमें, तो बॉडी चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो सिनेमा बांधता है, लिमिट करता है एक एक्टर को, उसकी फिजिकलिटी, टोनलिटी, जो उसका वोकल हुआ है, वो सुर। तो कहते हैं ना, सुर, जो एक्टर सुर में होता है वो सुर में ही अभिनय करता है, क्योंकि उसको पता है ना इस कैरेक्टर का सुर क्या है। तभी हम लोग लाइफ में कभी आपस में बातचीत होती है, आपसे दोस्त भी किस सुर में बात कर रहा है, सुर नीचे कर। तो इसका ये लड़ाई में भी बोलते हैं ना लोग आपस में, ए सुर नीचे कर। तो ये सुर मतलब लाइफ में भी तो सुर है, ये देखो अनजाने अनजाने हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यही पता नहीं यही सुर जो साध रहा है वो अभिनय कर रहा है, लाइफ के कैरेक्टर्स के सुर। तो आप इसमें बढ़िया, आप कैरेक्टर मतलब कैरियर भी है इसमें। तो मैं ये फर्क बता रहा था। और सिनेमा और थिएटर का क्या है सर? थिएटर का फर्क यह है अभिनय का कि आप 500 की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है, आपको लास्ट रो में बैठा हुआ है, जो आपका सर ही सर, आपको जब सिर्फ लग रहा है आपको कोई लास्ट रो में भी लोग बैठे हैं, उनकी शक्लें नहीं पहचान सकते आप, इतना बड़ा ऑडिटोरियम है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दिल्ली का कमानी ऑडिटोरियम, तो आपको, अच्छा ऑडिटोरियम आजकल इतने वेल इक्विप्ड हो गए हैं, इतने खूबसूरत बनाए जाते हैं, उनका इकोस्टिक बहुत अच्छा होता है। इकोस्टिक बोले तो जो साउंड होती है ना, उसमें भी पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं ना, जो पिन भी गिरेगी तो उस पीछे तक आवाज जाएगी। बावजूद इसके एक्टर्स, उसमें माइक नहीं होते मंच में, रंगमंच में माइक का कभी होता था जब ओपन एयर थिएटर कभी रहे होंगे किसी जमाने में, मुक्ताकाशी जब रंगमंच था या होते हैं, तो उनमें भले ही माइक का प्रयोग हो, मगर नॉर्मली माइक का प्रयोग आजकल तो नहीं होता। तो आप भाव भंगिमाएं बड़ी बड़ी करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, ताकि वो थर्ड रो और लास्ट रो में जो बैठा व्यक्ति है वो आपके भावों को और अच्छे से समझ पाए। बड़ी बड़ी आंखें करेंगे, हाथ पैर चौड़े करेंगे, ये कहेंगे ये, और वो पूरा
लेकिन सिनेमा में नहीं है। अच्छा, हम मनवाते हैं थिएटर में। मैंने बोला कितनी सर्दी हो रही है, और गर्मी के मई जून में आए हम आप मेरा नाटक देखने, और मैंने एंट्री ली स्टेज पे, बड़े कंबल अंबल कोट वोट पहने, टोपी लगाई, अरे बड़ी सर्दी हो रही है आज तो। तो मैं कह रहा हूँ दर्शकों को एहसास होने लगता है उस वक्त, हाँ यार सर्दी तो हो रही, क्योंकि एसी चल रहे होते ऑडिटोरियम्स में। तो मैं अपना एक नाटक करता था, रशियन कहानी कर रहा था मैं, गोरकी की कहानी की थी मैंने, लव लेटर। तो गोरकी की कुछ कहानी करने से पहले मैं ऑडिटोरियम वालों से परमिशन ली। वो कहते थे 6:30 का शो है, तो 5 बजे या 5:30 पे चलाएंगे ऑडिटोरियम में एसी। मैंने रिक्वेस्ट की, वहां के मैनेजर और जो मालिक लोग हैं, श्री राम सेंटर में ही पन्ना भरतराम हुआ करती थी, उनसे जाके मैंने बोला कि मैम प्लीज मेरे लिए 4 बजे चला दीजिए और चिल्ड कर दीजिए। वही मई जून में जो समर थिएटर फेस्टिवल होता है। और होता यह था लिटरली सर, वो रशियन कहानी में ओवर कोट पहने मेरे एक्टर्स एक्ट्रेसेस आते थे, और जब ऑडिटोरियम में दर्शक भी प्रवेश करते थे, कह रहे यार बड़ा ठंडा हो रहा है, और फिर दर्शक पे बर्फ गिरता हुआ दिखाता था उसमें। तो लोग उसी एम्बियंस में, उसी माहौल में आते थे। तो खैर, सिनेमा में आप वहां जाके शूट कर लेंगे, मैं दिखा दूंगा। जैसे मैंने बोला, साइक पे एक बल्ब लगाया पीछे, रोशनी मतलब स्पॉट डाला एक लाइट का, और मैंने कहा देखो कितना खूबसूरत चांद है। तो दर्शक मान लेंगे ये पूर्णमासी का ही चांद है। लेकिन सिनेमा में आप पूर्णमासी का वेट करेंगे, जब फुल मून होगा उस वक्त आप शूट करेंगे पहाड़ी के ऊपर जाके। तो सिनेमा में, अच्छा हम कहते हैं थिएटर में नहीं हो सकता है, सिनेमा में कर सकते हैं। और धीरे धीरे उनकी प्यार की पेंगे बढ़ने लगी। राइटर ने तो लिख दिया प्यार की पेंगे बढ़ने लगी, अब पेंगे बढ़ाएं कैसे हम उसको? उसको बढ़ाने के लिए हमें तो संवाद चाहिए ना, सिचुएशन चाहिए, सीन चाहिए। तो ये क्रिएटिविटी का भी सर इतना बढ़िया मीडियम है कि जहां कुछ नहीं होता वहां हम कुछ क्रिएट करते हैं, जहां कुछ नहीं होता वहां क्रिएट करते हो, वो क्रिएटिविटी मुझे लगता है ज्यादा सार्थक होती है। और इन सब के अलावा जो अपना रंगमंच है, वो एक व्यक्ति को अभिनेता बनाए या ना बनाए वो अलग बात है, कलाकार बनाए ना बनाए अलग बात है, लेकिन कलाकार संवेदनशील होता है सर, सजग होता है, और उत्तरदायित्व तो उसको समझ में आने लगता है कि मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके प्रति मैं कितना सच्चा हूं, या मुझे मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक सरोकार मेरा क्या है। मतलब ऐसा तो व्यक्ति को एक बना देता है थिएटर, अभिनेता या कलाकार बनाए ना बनाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर आप थिएटर कर रहे हैं कलाकार ना हो, क्योंकि इतनी सेंसिबिलिटी तो उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर वो जगह ही देता है। और जब आप सेंसिटिव हो गए, कहते हैं ना नो योर सेल्फ, इसका एक बड़ा अच्छा वो है ना सर, स्ट्रेस को मैनेज करना है तो पहले आप अपने आप को जानो कि किन कारणों से आपके अंदर ये स्ट्रेस पैदा हो रहा है। आपको मतलब क्या वजह है कि आपको नींद नहीं आ रही है, क्या कारण है कि आपको क्या चाहिए, या आप क्या कह नहीं पा रहे, या क्या आप करना क्या चाहते हो। नो योर सेल्फ, अपने इनर से पूछिए। तो थिएटर ये भी करता है सर। जो व्यक्ति घर में और समाज में कुछ नहीं कह पाता था, जिस दिन उसने थिएटर ज्वाइन किया, पहले शुरू शुरू में, आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मैं एक प्ले करने गया और मेरे साथ 52 गर्ल्स थी सर, मतलब लड़कों के पात्र भी लड़कियों ने ही निभाए, 52 गर्ल्स। ये आईपी यूनिवर्सिटी की बात है। अब मैं 10 साल सर मैंने वहां पढ़ाया, थिएटर और सिनेमा पढ़ाया, तो क्या कराया, क्योंकि ये सिनेमा पढ़ाने का तो माध्यम है नहीं ना, थिएटर पढ़ाया जा सकता है। मैं आपसे कहूँ किताबें पढ़ लीजिए, आप अभिनेता हो जाएंगे। स्टेनिस्लावस्की पढ़ लीजिए, भरत मुनि पढ़ लीजिए, 2-3 और लिख के दे दूंगा डॉक्टर की तरह पर्ची, ये पढ़ लीजिए 4 किताबें, अच्छे अभिनेता साबित हो जाएंगे। नहीं हो सकता, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट है सर ये। परफॉर्मिंग आर्ट जितनी भी आर्ट है, या क्रिएटिव आर्ट जितनी भी है, कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़ मत होते सुजान। तो ये जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतने आप मजबूत होते जाएंगे। ये रियाज है, तभी तो कहते हैं। अच्छा, अभिनेता रियाज कम करता है। मैं आपको एक और बड़ी चीज बताऊं, जैसे जितने संगीतकार हैं, पेंटर्स हैं,
ये रियाज करते रहते, पेंटर कुछ नहीं तो रोज एक कैनवास बनाएगा या 15 दिन में एक कैनवास बनाएगा, महीने में, लेकिन वो लगा रहता है उस कैनवास पे। अभिनेता क्या एक बार ट्रेन हो गया, उसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग की या कहीं से ट्रेनिंग ली, उसका तो उसको शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं तो अभिनेता हो गया, मेरा 3 साल का कोर्स हो गया या 5 साल का कोर्स हो गया, उसका बाद मुंबई में संघर्ष करेंगे। संघर्ष के दौरान इतना वक्त होगा नहीं कि एक नई किताब भी पढ़ लें। और किताबों का सर वो मुझे अपने बचपन की याद है, तो हम तो सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हमने किताबों के दौर से इंटरनेट के दौर में आ गए हैं। लैंप होती थी ना, वो कुप्पी बोलते थे जिसको, मिट्टी के तेल का शीशी में मिट्टी का तेल डाल के कागज की कपड़े की बत्ती बना के उन लैंपों से हमने वो जीवन देखा। और आज एसी वाले रूम में जैसी चाहे जितनी लाइट जैसी चाहे आप लगा लें, है ना। बैलगाड़ी के सफर से एरोप्लेन तक का सफर देख रहे हैं, अभी तो और क्या क्या बाकी है। तो कहने का मतलब उस दौर से निकले और इस दौर में है, तो अच्छा हुआ हमने तो बहुत सारी चीजें देख ली, उस दौर की भी और इस दौर की भी देख ही रहे हो, अभी और देखना है। तो कहने का मतलब सर ये है कि उस 52 गर्ल्स में एक लड़की ऐसी थी जो बैक बेंचर थी, सबसे क्लास में सबसे पीछे रहना। तो अच्छा मेरा क्या सर ये ऑब्जर्वेशन होता है, इसकी भी एक परिभाषा दूंगा आपको अभी मैं अभिनेता की, कि बैक बेंचर तो थी वो, तो मैं उसको बहुत ऑब्जर्व करने के बाद एक दिन मैंने उससे कहा कि अब जब भी क्लास होगी ना मेरी नेक्स्ट, आप फ्रंट में बैठेंगी, मेरे सामने बैठेंगे यहाँ पे। अच्छा पता नहीं उस बच्ची को क्या एहसास था कि वो मोटी है या उसका कलर ऐसा है, मतलब इसलिए वो अपना थोड़ा सा उसमें डिप्रेशन में और थोड़ा हीन भावना में रहती थी। मैंने ये नोटिस कर लिया, फिर मैंने उसको आगे बिठाना शुरू किया। सर जब नाटक खत्म, और नाटक में उसको एक रोल भी दिया, रोल भले ही छोटा था लेकिन वो कॉमेडी था। नाटक जब खत्म हुआ है तो वो पूरी क्लास की सबसे अच्छी लड़की निकली, सबसे अच्छी दोस्त, वो पढ़ने में भी टॉप किया फिर उसने। और आज उसके चर्चा होते हैं यूनिवर्सिटी में, क्या अनूप तूने यार कौन सा, उसके माँ बाप मुझसे आके कह रहे, रोए मुझसे मिलके वो, क्या आपने सर क्या जादू कर दिया, ये तो बोलती नहीं थी और आज इतना परेशान करती है घर में सबको, भाई को, मुझे और माँ को बाप को सबको बहुत परेशान करती है, जो आती है अभी एक्ट करती है सबका। तो मैंने कहा देखो खुल गई ना वो। तो अभिनेता के बारे में बता रहा था, होता क्या है एक्टर बेसिकली सर, जैसा मुझे ज्ञात है। देखिए जिस व्यक्ति के पास ये सारी चीजें हैं, ACTOR, दैट इज एक्टर। तो ए से होता है एक्शन, सी से होता है कंसंट्रेशन। पता है ये किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वो अभिनेता ही नहीं, वो अपने जीवन में सफल होगा। एक्शन, कंसंट्रेशन, T फॉर टाइमिंग, O फॉर ऑब्जर्वेशन और R फॉर रिएक्शन। अब सोचिए सर, आप सब लोगों ने हमारे साथ जो अभी मीटिंग में है, आप लोगों ने शूटिंग देखी होगी या नहीं भी देखी होगी, लेकिन उसके कुछ सीन्स तो देखे होंगे कि जब एक्टर कुछ करने वाला होता है तो स्लेट लेके एक वो आता है, क्लैप लेके, क्लैप बॉय, और डायरेक्टर बोलता है एक्शन। अच्छा ये मैंने सोचा, पता नहीं और लोगों ने सोचा होगा नहीं इस तरीके से, तो मुझे लगा ये एक्शन ही क्यों बोलते हैं, पूरी दुनिया में एक्शन बोला जाता है, मतलब चाहे हॉलीवुड का सिनेमा हो, बॉलीवुड का हो या कहीं का भी वर्ल्ड सिनेमा, वो बोलते हैं एक्शन। मैंने ऐसे ही सोचा एक दिन, तो एक्शन का मतलब, मैंने एक्टर से सोचा फिर एक्शन, फिर मुझे अंदाज हुआ कि एक्शन वो होता है कि पहला जो मैंने बोलना शुरू किया या आपने मेरा परिचय देना शुरू किया, ये एक्शन था आज की इस मीटिंग का। और अब जो चल रहा है ये सब रिएक्शन है उसका। तो पहला एक्शन होता है, बाकी पूरी फिल्म रिएक्शन में जाती है सर, एक के बाद एक रिएक्शन होते हैं। फिर तो वो संवाद जो था ना वो पहला था। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने किसी से पूछा ये रास्ता किधर जाता है, तो ये एक एक्शन हुआ, उसके बाद तो पूरा रास्ता चलेगा पूरी फिल्म में, या वो जहां जाएगी वो फिल्म वहां से शुरू हुई, तो फिर वो रिएक्शन में जाता है पूरा। तो ये हमारी मीटिंग में आज ये रिएक्शन चल रहा है अभी। तो और देखिए थिएटर में सर एक और अच्छी चीज है, मतलब ये रोज होता है,
बॉडी, माइंड एंड वॉइस। इनके लिए रोज बॉडी के लिए बढ़िया योगा होते हैं, स्ट्रेच होता है, स्ट्रेचिंग, और एक्सरसाइज है बहुत सारे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वॉइस के लिए, हमिंग है, हारमोनियम पे सुर लगाए जाते हैं, हमिंग की जाती है वॉइस के लिए, और स्पीच के लिए आर्टिकुलेशन। हम बात कर रहे हैं तो हमारा ये कर रहे हैं, लाइफ में क्या होता है, ज्यादातर लोग आपने देखा होगा, लोग बात कर रहे होते हैं, वो हम जा रहे हैं, हैंग गया इसमें, क्या कर रहे हो गया, नहीं मैं अभी आ रहा हूं, तो ये आर्टिकुलेट पूरा कीजिए। ये थिएटर में सिखाया जाता है, और शब्दों के अनुसार भले ही शुरुआत में प्रॉब्लम होती हो लोगों को, जितना मुंह खुलता है, जिस शब्द के लिए जो आपका आर्टिकुलेट है, आपका जैसा आकार बनता है, उस शब्द का जो आकार, हर शब्द का एक आकार है, उस आकार में उसको प्रस्तुत करें, आपकी स्पीच साफ होगी। एक साथ बहुत सारा ना बोलने की कोशिश करें, हकलाहट कम करता है, मालूम है सर। ये मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा एक्टर है, अभी बड़ा एक्टर है, और वो मुझे फोन पे बात करता है, अभी उसका आपके फोन से पहले फोन आया, वो मुझसे बात करता है, बड़ा एक्टर हो गया है अभी, तो मैं जैसे उसकी आवाज आती रही कुछ एक सेकंड तक, 2 4 5 सेकंड, फिर मैं उसको बोलता हूँ यार तू लिख लिया कर, डायलॉग अच्छे पढ़ लेता है। फिर वो गाली देना जो शुरू करता है, वो रुकता नहीं है कहीं पे, फिर वो रुकता नहीं, फिर वो लगातार बोलना शुरू कर देता। और देखिए कमाल ये है कि मंच पे और सिनेमा में जैसी एक्शन होता है ना, कट टू कट डायलॉग बोलता है सर, कभी नहीं वो उसका वो जो हकलाना है वो उसका बिल्कुल खत्म है। लेकिन उसने इस थेरेपी का इस्तेमाल किया, बताइए, एक तरीके से आर्टिकुलेशन। और मैं उससे कहता हूँ एक साथ बहुत सारी बातें बोलने की कोशिश मत किया कर, कि मैं अनूप से भी फोन किया है तो अनूप से सीधी बात ये भी कर दूं वो भी कर दूं, धीरे धीरे मैंने कहा तू आराम से पॉइंट रख ले अपने। तो आज वो बढ़िया है, और अब थोड़ा उसका वो कम भी हो गया है हकलाना। तो ये सर बाकायदा एक चिकित्सा है, थिएटर एक विज्ञान है, और थेरेपी है, जैसे मैं बोल ही रहा हूं हमेशा से। इंटरटेनमेंट तो है ही है, इंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। जी सर। बाकी आप बताएं, आप कुछ सवाल पूछें, वरना मुझे जी तो सर, लगता है कि बहुत बार बोलता रहूं तो, क्योंकि मुझे पता है ना मैं अभिनेता हूं, तो कहीं से कहीं निकल सकता हूँ, इसलिए मुझे डर ये भी रहता है यार, मैं ये बात कर रहा था तो ये बात यहीं पे रहे, कहीं और ना चली जाए। हाँ जी सर। जी प्रतिभागी साथियों से आग्रह है कि वो अपने कुछ प्रश्न, जिज्ञासा या कमेंट के रूप में अपनी बात चाहे तो पूछे। मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। अरे आपने जीवन को एक रंगमंच की तरह देखने की दृष्टि हमें दी, और समझाया कि रंगमंच या सिनेमा से जब आप जुड़ते हैं तो न सिर्फ एक बेहतर अभिनेता बनते हैं, बल्कि सबसे पहले आप एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। जी और उसकी वजह बहुत साफ आपने दिखाई और बताई, कि जैसे रंगमंच में मंच है, और जब तक तो उसमें रंग इसमें न नहीं है, भरे जाए, तो और मंच रंग आपने बेकार कहा हो कि जाएगा। इमोशंस जीवन के जितने तरह के इमोशंस हैं, जब उनके रंग मंच से जुड़ते हैं तब जाके वो रंगमंच बन जाता है। इससे एक बड़ी सीख मिलती है कि जीवन भी विविध तरह के अनुभवों का एक जो है गुलदस्ता है, और सारे अनुभव, सारे एक्सपीरियंस, सारे इमोशंस एक साथ रहेंगे। हमारी आदत क्या है, और हमारे तनाव के बढ़ने और होने की वजह क्या है, कि हम बहुत सिलेक्टिव इमोशंस के साथ जीना चाहते हैं, कि ऐसा तो हो वैसा ना हो, ये भाव तो मेरे पास रहे, वो भाव मेरे आसपास भी न भटके। जबकि रंगमंच सिखाता है कि जीवन के तमाम तरह के इमोशंस से आपको गुजरना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। और रंगमंच ये बताता है कि इमोशंस के साथ जितना बेहतर तालमेल के साथ आप एक फिक्स फ्रेम में जिंदगी को ले जाने की कोशिश करते हैं, जीवन आपका उतना आनंददायक बन जाता है। जैसे कि रंगमंच
बेहतर तालमेल के साथ जब डायरेक्टर इमोशंस को कैरेक्टर के माध्यम से रखता है तो जो दर्शक समाज है वो आनंद से भर जाता है। ठीक उसी तरह से रंगमंच की दुनिया या एक्टिंग की दुनिया हमें ये बताती है कि आप जीवन को भी रंगमंच समझें और रंगमंच की विविधता के साथ साथ अपने जीवन की विविधता को स्वीकार करने, उसके साथ सामंजस्य बैठाकर जीने की कोशिश करें, तो अपने आप एक बेहतर तनाव प्रबंधन की प्रक्रिया से खुद गुजरने लग जाएंगे और बाहर से कोई तनाव प्रबंध करने नहीं आएगा, बल्कि आपका एक इनर मैनेजमेंट एकेडमी खुद आपके भीतर डेवलप होगी, जिसके माध्यम से आप अपने तनावों को मैनेज कर सकते हैं। क्या हिंदी सिनेमा में सर कुछ ऐसी फिल्में हैं जो तनाव प्रबंधन की दृष्टि से अगर हम चाहें कि हम देखें और एक और बेहतर समझदारी हासिल करें, तो कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन पर्टिकुलर तनाव प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और उनको देखना हमारे लिए? तारे जमीन पर, तारे जमीन पर कमाल की फिल्म है सर। देखिए, उसको देखी होगी वैसे तो आप पर लोगों कुछ ने, पुरानी। आपकी कुछ टिप्पणी के साथ इस पर हम जानना चाहेंगे सर, अच्छा रहेगा। नहीं, दरअसल देखिए फिल्म, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ी समीक्षा है, फिल्म नहीं बोल रही है वो, फिल्म हाँ हाँ बेहतर हाँ बोलती हाँ। है। हाँ, फिल्म बोलती है वो, है ना। जी जी हमारे रितेश मिश्रा जी जी, हैं अभी, रितेश जी। रितेश जी तो वो रहे हैं मेरे साथ यूनिवर्सिटी में। सर, विकास शर्मा जी का एक प्रश्न है आपसे कि महोदय, क्या लगातार रंगमंच पर अभिनय आपके वास्तविक व्यक्तित्व पर कुछ प्रभाव डालता है? 100%, 100%। आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं, नॉर्मल व्यक्ति से आप अलग होते हैं, ये तो तय है। आपको अच्छा ही इंसान बनाता है रंगमंच, या कोई भी कला, एक कलाकार। बाकी से तो तभी कहते हैं ना, कलाकार है यार, थोड़ा सा अलग है, तो अलग तो बनाता है, और बल्कि और अच्छा व्यक्ति बनाता है। अगर आप अच्छा, मैं सही बता रहा हूँ सर, जैसा कि मेरा अनुभव है, ये एक मेडिटेशन है। अब मतलब परफॉर्म करते वक्त, मैं अपने एक नाटक का एग्जांपल देता हूँ। मैं एक नाटक परफॉर्म कर रहा था पूना में, किर्लोस्कर थिएटर फेस्टिवल होता था एक, और मेरे सामने दर्शकों में नसरुद्दीन शाह, अमोल पालेकर और डॉक्टर श्रीराम लागू। ये बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, हबीब साहब के साथ, हबीब तनवीर के साथ मैं नाटक कर रहा था। हबीब साहब मंच पे थे, मैं मंच पे था, और हमारी पूरी टीम थी नया थिएटर। तो मैं एक ऐसा कैरेक्टर उसमें प्ले कर रहा था सर, मुझे वो एहसास है। और एक प्ले मैंने एनएसडी में किया, इन दोनों प्ले में मुझे ऐसा एहसास हुआ, एक वक्त ऐसा आया था परफॉर्म करते वक्त मैं ये भूल गया था कि मैं बोल क्या रहा हूं। मेरे कान और आंखों में से आग निकल रही थी सर, कान लाल हो गए थे, आंखों में से ना तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। बस आई वॉज जस्ट परफॉर्मिंग। उसके बाद हबीब साहब ने मुझे ग्रीन रूम में गले लगा लिया, बोले क्या किया है यार, क्या किया है? बोले अनूप, आप जानते हैं आपने क्या किया है? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। बोले मैं ब्लैंक हो गया था सर, मतलब मुझे कुछ नहीं सूझा था। तो बोले ये बहुत ही अनुभव कम होता है अभिनेताओं को, जब आप एक हो जाते हैं ना सर, कैरेक्टर और एक एक्टर एक हो गए ना। मेरे साथ कई प्लेस में ऐसा हुआ है, एनएसडी के प्लेस में हुआ है कि मैं एक नाटक करता था जिसमें पूरे नाटक में मैं दर्शकों को हंस हंस के पूरी कहानी, मतलब पूरी, मतलब कहानी सुनाता हूं जिसमें दर्शक लोटपोट रहते हैं। लास्ट में मैं हंसता हूं और दर्शक रो रहे होते। सर मैंने सिसकियां सुनी है, हाँ, जरूर जरूर सर। और वो एहसास मेरे अंदर इतना गहरा हो गया था सर कि मैं, मतलब जब 5 दिन लगभग वो चलता था नाटक, मतलब हर महीने 2-4 महीने में हो ही जाता था। मैं घर जाने के बाद भी या रास्ते में भी किसी से कोई बात नहीं करता। तो और एक्टर, बल्कि मेरे साथी एक्टर जो 23, 24, 25 एक्टर थे, हम लोग साथ में लड़के लड़कियां, आपस में मुझसे कोई बात नहीं करता था, तो क्योंकि सर इमोशनली जो वो होता है ना आपका जुड़ाव किसी कैरेक्टर के साथ, आप बहुत टूट जाते हैं। मतलब उसमें ज्यादा जान लगती है उस कैरेक्टर को जीने में। आप इतना थक जाते हैं, जैसे आप
कुश्ती लड़के आ रहे हैं। कहने का मतलब मेंटली ज्यादा एक्सर्शन और एग्जॉस्ट हो जाता है पूरी तरह से व्यक्ति। तो ये सर ने जो सवाल पूछा उसके लिए आदमी के जीवन पे तो असर पड़ता ही है व्यक्ति उस कैरेक्टर का या मतलब रंगमंच करने का एक बेहतर इंसान जी बनाता जी। है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक हमारे मित्र हैं असीम केतकर साहब, वो पूछ रहे हैं कि सर वैसे थिएटर और सिनेमा अपने आप में अभिव्यक्ति का एक अनोखा माध्यम है, लेकिन हम में से हर इंसान एक्टिंग से जुड़ नहीं सकता, मतलब एक्टिंग नहीं कर सकता, ऐसे इतने मौके नहीं है, उनका मानना है। तो ऐसे में तनाव प्रबंधन में इसके जरिए हम कैसे लाभ ले सकते हैं? आप बतौर दर्शक के रूप में तो जुड़ ही सकते हैं। आप नाटक देखिए, नाटक पढ़िए, सिनेमा अच्छा सिनेमा देखिए, और दूसरा किताबें पढ़े। नाटक तो पढ़ने के लिए आप तो खैर साहित्य के हैं सब लोग, तो पढ़ने के लिए इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छे नाटक है अपने देश में। नाटक देखिए, नाटक पढ़िए अगर आप मंच से नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारण से। वरना जुड़ने का ना कारण तो आदमी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है सर, ऐसा कुछ नहीं है। हर शहर में आज नाटक हो रहे हैं। मतलब गांव कस्बों में भी अब थिएटर धीरे धीरे पनप रहा है। मैं भी तो एक छोटे से टाउन से हूँ सर, यूपी के। इस संदर्भ में सर एक प्रश्न जहन में उभर कर आता है कि एक बेहतर दर्शक होने की प्रक्रिया क्या है? क्योंकि आपने जब एक्टिंग की बात की, थिएटर के साथ अपने संबंध की बात की और एक्टिंग करने का सारा जिक्र किया, उसमें लगा कि एक लंबा प्रोसेस है और एक लंबी प्रशिक्षण की प्रक्रिया में आप एक बेहतर एक्टर के रूप में उभरते हैं, एक बेहतर इंसान होते हैं। तो एक बेहतर दर्शक होने की भी एक प्रक्रिया है, या यूं हम जाके थिएटर में बैठ गए तो हम बेहतर दर्शक बन गए? क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो बेहतर सिनेमा देखकर थिएटर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं क्या बकवास था, पूरा पिक्चर देखी, टाइम खराब हो गया आज का। और पूरा पिक्चर देखकर निकलते हैं, तथाकथित पूरा, और कहते हैं क्या मजा आ गया भाई, इसके बाद तो सिनेमा देखने का मजा ही कुछ और है। तो आप इस आधार पर बताएं कि क्या एक दर्शक होने की प्रक्रिया भी अपने आप में होती है, ये जिसका हम कैसे लाभ उठा सकते हैं? जैसा कि असीम केतकर साहब ने कहा, तो उसके पीछे एक रोचक दृष्टि उनकी ये भी है कि ये कैसे हो। तो सर कमाल का ये प्रश्न, लेकिन ये तो व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है ना, उसको क्या चीज पसंद है। खाने में किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, तो किसी को नमकीन पसंद है ना। अब अब मीठा पसंद है वो मीठा ले ले। जिस कहते हैं ना, हमने तो सारे रंग दिए आपको थिएटर में, सारे रस दिए। जो रस आपको पसंद आए, जो आपके दिल को छू जाए, वो आप ले लीजिए, बाकी को वहीं छोड़ दीजिए, वो अगली बार ले लेना आके। नहीं, जैसे YouTube के बारे में कहा जाता है कि अभी YouTube पर कूड़ा भी है और अमृत भी है, तो ये आपको हाँ, छांटना आना चाहिए। ये आप में हुनर या गुण होना चाहिए कि आप ये कूड़े की भी तरफ ना जाएं और ये अमृत भी का लगातार लाभ लेते रहें। उसी तरह से एक दर्शक होने में कूड़ा चीज देखना और बेहतर चीज देखने की सीख कैसे हासिल की जा सकती है? इसका सर एक तरीका यही है कि आप लगातार देखें। ये मेरे गुरु ने बिल्कुल। मुझे सिखाया, हबीब तनवीर ने, एक चीज। हाँ हम किसी भी फिल्म को या किसी भी नाटक को देखने के बाद कह देते ना, अरे यार बहुत ही घटिया था, बहुत ही खराब था। तो मेरा उन लोगों से ये मानना है, उन दर्शकों से ये कहना है कि आपने तो यार उनकी 2.5 महीने की, 2 महीने की, या 1 महीने की, 6 साल की कितनी फिल्म बनाने मेकिंग में जो प्रोसेस था, और 250 लोग जुड़े थे उस सिनेमा से, और आपने 2 मिनट में सिनेमा से बाहर निकल के कह दिया बहुत ही घटिया फिल्म है। ये तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति घटिया काम इसलिए नहीं करता। हर व्यक्ति चाहता है वो अच्छा नाटक करे, उसका नाटक सफल हो, अच्छी फिल्म बनाए ताकि वो हिट हो। कोई फ्लॉप होने के लिए तो फिल्म नहीं बनाता। तो अब आप सोचिए, किसी की क्रिएटिविटी को कोई 2 मिनट में नकार नकार सकता है, और किसी के बुरी बात को कोई साबित कर सकता है। ये तो बहुत ही अच्छा है। तो ये क्या है, देखते देखते आपके अंदर वो स्वाद डेवलप होता है ना सर। ऐसे दर्शकों के अंदर वो, लगातार आप नाटक देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। अब क्या हुआ, शुरू शुरू में मैंने कुछ लोगों को, जैसे गांव से आते थे ना मेरे, तो उनके दिमाग में यही जी था, जी क्योंकि यूपी के जिस गांव से मैं आता हूँ, वहां जी। थिएटर का मतलब आज भी नहीं पता लोगों को सर। इतना इतना पिछड़ा है वहां, सोच लीजिए। 15 दिन वहां दिन में लाइट रहती है, 15 दिन रात को लाइट रहती है। कैसा गाँव होगा अभी भी सोच लीजिए, आज के दिन में, आज की डेट में, हाँ, हाँ, हाँ। है ना।
तो उस गांव में जी अब जी आप सोचिए, उस गांव से कुछ लोग आए, जैसे दिल्ली आए मेरे बचपन के दोस्त, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तुम लोग घर पे रहो, शाम को हो सके तो आ जाना एनएसडी, मेरा नाटक है। तो उन्हें ये था उनके मन में कि नाटक होता होगा, कोई लड़कियां लड़के बन के या लड़के लड़कियां बन के नाच रहे होंगे, लोग बीड़ी पी रहे होंगे, पंडाल होगा, और हा हा हू जो होता है ना फिल्मों में दिखाते हैं, या या बिहार में जो लौंडा नाच होता है एक, उस तरीके की जी कुछ जी जी क्या होती होगी, नौटंकी मतलब टाइप मान लीजिए, तो नौटंकी होती थी हमारे यहाँ। वो भी जी जी 4-5 साल में कोई कंपनी आ गई कहीं से नाटक नौटंकी करने, और वो लगी रहती थी हफ्तों भर वहीं पे। तो उनको यही लगा, मगर जब वो दिल्ली एनएसडी यहाँ पहुंचे, अभिमानी में हमारा थिएटर फेस्टिवल था, पहली बात तो वो ऑडिटोरियम देख के ही दंग रह गए, और फिर वहां का डिसिप्लिन, सीट नंबर उनको बिठाया गया, आपकी ये सीट है, यहाँ पे बैठिए, बढ़िया शानदार कुशन वाले ऑडिटोरियम, लग्जरी सीटें, और पर्दा खुलता है, उसके भव्य मंचन, मेरा बढ़िया रोल। तब उन्हें लगा कि यार ये तो बहुत ही मतलब हाई फाई जगह पे काम करता है। तब उन्हें समझ में आया थिएटर का मतलब क्या है। उसके बाद वो ऐसे दीवाने हो गए हैं, आज वो चाहते हैं सर कि अगली बार कोई नाटक हो तो बताना यार, अब तेरा शो कब है। तो कहने का मतलब यह है कि सर, आदत पड़ती है, किसी को जो चीज अच्छी लग जाए, किसी को नहीं भी लग सकती है। पहली बार ही आपने किसी को बेकार सा सामान दे दिया, परोस दिया, तो बेकार उसको लगेगा ही, फिर अरे यार हटा यार, नहीं देखना ऐसा। और आपने पहली बार किसी को दिखा दिया घासीराम कोतवाल जैसा नाटक, तो मैस्मराइज रह ही जाएगा। किसी ने, आपने पहली बार किसी को अच्छा नाटक दिखा दिया तो अच्छी बात है, तो उसका उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। और शुरुआत में ही आपने उसको ऐसा नाटक दिखा दिया जो खुद ही डिप्रेशन से आया है, और आधे अधूरे टाइप का आपने उसको नाटक दिखा दिया, कह रहा है घर में भी यही चल रहा है, यहाँ भी यही चल रहा है आज। यही है ना, तो लेकिन आप सर, ये जो आपने बात उठाई कि आपने आधे अधूरे जैसा नाटक दिखा दिया, लेकिन आधे अधूरे जैसे नाटकों की, यानी कि यथार्थवादी नाटकों की, आपके शब्दों में घर भी और बाहर भी गई यार वही है, तो ऐसे नाटक हिंदी के मोस्ट प्लेड नाटक क्यों बन जाते हैं, सबसे ज्यादा मंचित और चर्चित नाटक सबसे क्यों बन ज्यादा, और जाते आज हैं? की डेट में भी वो नाटक का मंचन उतना ही हो रहा है जो कभी शुरू हुआ था। हाँ हाँ, वो क्योंकि इसका वही मतलब मैंने यह है कहा कि ना, दर्शकों को, हाँ, क्योंकि अगर कहानी घर दर्शकों को उचित प्रक्रिया से, कहानी के सही बनावट के साथ उचित प्रक्रिया से उनके ही यथार्थ का साक्षात्कार कराया जाए, तो दर्शक उससे इनकार नहीं करता। बिल्कुल। और ये कहानी घर घर की है ना, मामला इस तरीके का, लोग हर दूसरे तीसरे घर में ये कहानी मिल जाती है उनको सुनने को। इस तरीके का लोगों को लगता है, अरे यार। एक एक प्रश्न सर, ठीक उसके इससे अलग हट करके, जो अभी हमने बातचीत की है, इससे अलग हट करके मैं एक प्रश्न या जिज्ञासा, आप समझे, मैं रखना चाहता हूँ कि आज के दौर में थिएटर हो या सिनेमा, उसका व्यावसायिकरण बहुत बड़े स्तर पर हो चुका है, और व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से देखा जा रहा है। ज्यादा देखना लाजिम है, क्योंकि एक सामूहिक कला है, इसमें 100 200 400 लोग शामिल होते हैं एक प्रोडक्शन में, तो लाभ की दृष्टि से देखना लाजिम है। लेकिन लाभ ही केंद्र में आ गया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे में सिनेमा, खास करके थिएटर कम सिनेमा ज्यादा, तनाव बढ़ाने के भी कारक के तौर पर समाज में उपस्थित हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हिंसा केंद्रित फिल्मों को लिया जा सकता है, जिसमें वो जो अभी प्रथम दृश्य से लेकर अंतिम दृश्य तक हिंसा का महिमा मंडन होता है, तो क्या ये सिनेमा खुद अपने आप में तनाव बढ़ाने का भी कारण है? देखिए, ऐसी फिल्में तो तनाव बढ़ाती हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी देखिए ना, ये एक फिल्म आई थी, रणबीर कपूर अनिल कपूर की फिल्म थी, लोगों ने बहुत उसके बारे में बोला। आपको शायद जी उस जी फिल्म का जी। नाम मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि मैं ज्यादा फिल्में देखता नहीं हूँ, करता जरूर हूँ सर। हाँ है हाँ ना, हाँ। जब मुझे नहीं, कोई ब्रह्मास्त्र रिकमेंड था क्या? करता ब्रह्मास्त्र, है। पिक्चर का नाम ब्रह्मास्त्र था क्या? नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मास्त्र नहीं। अरे जो ये मार साउथ काट, के डायरेक्टर ने जो बनाई थी। बॉबी देओल था हाँ जिसमें। हाँ हाँ। अब मित्र लोग थोड़ा नाम सही सजेस्ट करेंगे, जो पिक्चर का नाम है जिसमें वो एनिमल, एनिमल। अब आप सोचो, एनिमल। बकरी वो एनिमल ही है फिल्म।
मतलब हाँ इंसान की कहानी नहीं, वो हैवान की कहानी है। हैवानियत है पूरी फिल्म में। मतलब इतना कुछ होता है क्या कभी लाइफ में? मतलब बढ़ा दो गई थी मतलब फिल्म में, हिंसा की हद है, वो पार कर गई थी हिंसा की हद। तो ये सेंसिटिविटी अलग होती है सर। एक चीज, सेंसिटिव सिनेमा बनाने वाले आज भी हैं और लोग बना रहे हैं, भले ही वो चले ना चले, लेकिन प्रयास लोगों का आज भी, अच्छी फिल्में भी बन रही हैं आज की डेट में। अब आप देखिए ना, लापता डीडी क्या छोटी सी फिल्म है, कितनी खूबसूरत फिल्म है। हाँ। जी जी जी। वो कतई आपका तनाव नहीं बढ़ाती, बल्कि आपको गुदगुदाती है फिल्म वो, हाँ है ना। अच्छी फिल्में भी बन रही है। अभी मेरी एक फिल्म है जो हिंदुस्तान में आएगी, जी जी सर। की तारीफ क्या करूं। वो अभी हम न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में थी अभी 4-5 दिन पहले, अब लंदन में है। लंदन के बाद फिर वो यूके के ही 1-2 शहरों में है। मतलब इंटरनेशनली कई सिनेमा उत्सवों में वो जा चुकी है और जा रही है। इंडिया में भी जल्दी आएगी। तो बड़ी सिंपल सी एक कहानी है सर। एक, मैंने उस फिल्म में, मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और एक्टिंग कोच हूँ। और ऐसे लोगों से जी एक्टिंग जी। कराई है मैंने उसमें कि आप मतलब उनको देख के कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते। 7 कैरेक्टर्स हैं फिल्म में और सातों के सातों नॉन एक्टर्स हैं। 80 साल का एक बुजुर्ग रिटायर्ड फौजी, जिन्होंने जिंदगी में सिनेमा नहीं देखा, पहाड़ की एक तलहटी में नीचे वैली में रहते थे। 80 साल के बुजुर्ग हैं। टीवी नहीं है उनके घर में, बस रेडियो है, पुराना फौजी वाला जो रेडियो होता था। उन्होंने मेन लीड किया इस फिल्म में। एक बुढ़िया है 75 साल की, सर पे घास गठरी रख के शाम को घास काट के लेके आ रही थी। गाय भैंस पालती है, गांव में रहती है। उन्होंने लीडिंग रोल किया है। अब न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में हमारे उन दादा जो बुजुर्ग थे, रोल किया है उन्होंने, और दादी, उन जो दोनों ने जो रोल मेन रोल किया है, लोग रोते हैं वो फिल्म देख के। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज वाजपेयी के साथ उनका बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन था, उन चचा का। और चाची का शर्मिला टैगोर, और इसके साथ में कोंकणा सेन के साथ। सोचिए वो लोग कितना, मतलब लोग कितना बढ़िया काम किया। बहुत कमाल की फिल्म, बहुत सेंसिटिव फिल्म है। पलायन के ऊपर है सर वो, पहाड़ों में जो पलायन हो रहा है ना। अच्छा, पलायन वो उस दूसरे तरीके का है, लेकिन वो पलायन ही समस्या नहीं, वो इंटरनेशनल इशू है। क्या होता है, बुजुर्ग जो है दंपत्ति, वो एक घर में है और एक बच्चे का वेट कर रहे हैं अपना, जो 23 साल पहले घर से गायब हो गया। तो पूरी फिल्म में इंतजार है। और धीरे धीरे गांव के गांव खाली हो गए हैं, सब चले गए हैं। तो फाइनली ये तो देखो, शहर में भी सर स्थिति है। आप दिल्ली में रहते हैं, पता लगा पति पत्नी आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपका बेटा या बेटी बड़ी हुई, बेटी की शादी हो गई, वो अपनी ससुराल चली गई, या बेटा न्यूयॉर्क में नौकरी करने चला गया, न्यूयॉर्क चला गया, या लंदन चला गया, या बॉम्बे चला गया फॉर एग्जाम्पल। आप तो जिंदगी भर इस इंतजार में रहे कि वो सेवा करेगा आपकी या आपके साथ रहेगा, लेकिन उसकी अपनी जिम्मेदारियां, बिल्कुल। अपना कैरियर देख के वो वहां चला गया। तो यही धीरे धीरे पलायन शहरों में भी हो गया है। पलायन सिर्फ ऐसा नहीं, न्यूयॉर्क में भी पलायन है। न्यूयॉर्क के लोग लंदन नौकरी करने जा रहे हैं। तो वही समस्या है फिल्म में। हाँ, वही समस्या है फिल्म की, और कुछ नहीं सर। तो अच्छी फिल्म है। जरूर जरूर सर, आपकी पिक्चर भारत में इसका फायर प्रदर्शन शुरू होगा। आ रही, जी जी सर, तो हम लोग आ भी रही उसे फायर। जी जी सर। एक प्रश्न सर और भी है कि एक हमारे हिंदी के मनोविज्ञानविद भी मैं उनको मानता हूं, क्योंकि मनोविज्ञान पर भी उन्होंने हिंदी में बहुत सारे निबंध लिखे, और वस्तुतः वो हिंदी साहित्य के इतिहासकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम बाय द वे आपने सुना हो। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल एक सर, बात क्यों नहीं? कही है, हाँ, उन्होंने अपने निबंध में एक बात कही है कि सभ्यता का, कविता पर उन्होंने निबंध लिखा हुआ है। तो लिखा है कि सभ्यता का जितना विस्तार होता चला जाएगा, यानी टेक्नोलॉजिकली, प्रौद्योगिकली हम जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे, मनुष्य का मनोविज्ञान उतना ही जटिल और तनावग्रस्त होता चला जाएगा। तो एक तरफ तो हम लोग तनाव प्रबंधन की बात सोच रहे हैं, दूसरी तरफ ये सच्चाई है कि हम तनाव को और तनावग्रस्त बनाने के लिए भी कई तरह के तकनीकी आविष्कार करते चले जा रहे हैं, और चीजों को, जीने की स्थितियों को, कंडीशंस को हम बहुत बदल रहे हैं।
तो ऐसे में तनाव प्रबंधन आगे आने वाले टाइम में किस तरह से एक महत्वपूर्ण पहलू रहेगा? और आर्ट, जो आर्ट्स के विभिन्न रूप हैं, उनकी इसमें आगे आने वाले दौर में कितनी भूमिका और बढ़ती चली जाएंगी, और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि जिस तरीके से हमने इसको, क्या नाम है, थिएटर को या सिनेमा को सिर्फ वो कहते हैं ना, थिएटर को स्कूल में और कॉलेज में कैरिकुलर एक्टिविटीज, है ना, नंबर नहीं मिलेंगे, जी जी पार्टिसिपेट करो और आपको जो भी 10 नंबर मिल जाएंगे या 5 नंबर मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब तक इसको विषय बना के पढ़ाया नहीं जाएगा ना सर, अगर क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करते सचिन तेंदुलकर के भाई, वो क्रिकेट खेलने जाते थे, 7वीं 8वीं तक पढ़ाई की होगी शायद उन्होंने, और खेलने जाते थे क्रिकेट, भाई पूरा सपोर्ट करता था, क्रिकेट स्कूटर पे बिठा के पीछे उनकी किट रख के मैदान में उनके साथ रहते थे पूरे पूरे दिन, तो वो सचिन तेंदुलकर नहीं होते और सचिन तेंदुलकर पैदा नहीं बिल्कुल। होंगे। ये ऐसे ही, अगर आप बचपन से ही किसी, मतलब वो फैकल्टी, वो विधा, वो सब्जेक्ट रहे आपके, उसके भी 100 मार्क्स हो थिएटर के, उनके टीचर हो, पढ़ाने वाले लोग हों, तो क्या, एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला जो इशू आया ना, तो टीचर आपके यहाँ ही अवेलेबल है। जो आपके बच्चों को कैरिकुलर एक्टिविटीज नहीं है, वो कंपलसरी एक विषय है, 100 नंबर का पेपर है, पास करना जरूरी है। अगर जब तक ये नहीं होगा तो सर वो कलाकार भी ऐसे ही, अगर, क्यों हम बच्चे को क्यों स्ट्रेस में डालते, बचपन से ही डालना शुरू कर देते, तो डॉक्टर बनना है, सपने देखना जो हम नहीं कर पाए उसके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे आईएएस बनना है, तुझे ये बनना है, तुझे वो बनना है। क्यों? उसकी अपनी मर्जी तो पूछ लो जरा। अगर वो रंगों के साथ खेलना चाहता है तो जिंदगी उसकी, उसको डुबोई दो रंगों में, ले बेटा तेरे जीवन में रंग ही रंग है, जितना करना चाहे तू उतने रंग कर, इसमें भी कैरियर है। समझ रहे हैं सर, मतलब ये आर्ट जितनी भी है ना, और जहां तक फिर मुझे लगता है स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो आप बात कर रहे हैं कि तनाव आने वाले वक्त में ये और बढ़ेगा, ये भी तय है, जी 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 सर। ये बढ़ेगा। तो इसके लिए फिर क्या होगा, हो सकता है थिएटर की क्लासेस तो ना हो संभव पाठ्यक्रम में यूनिवर्सिटी के या स्कूल के, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर शुरू हो जाएगा। इसके टीचर्स आने जरूर शुरू हो जाएंगे। वैसे हो गया है, अभी कुछ कॉलेजेस में, स्कूल्स में सर ये वर्कशॉप होने लगी है थिएटर की, स्ट्रेस जी मैनेजमेंट को जी जी। होने लगी है वर्कशॉप इस तरीके की। एक हमारे मित्र हैं, उनका कमेंट आया है, यद्यपि दुनिया भी एक रंगमंच है और आप इस रंगमंच में भी एक दूसरे रंगमंच में काम करते हैं, वह भी तब जब दोनों रंगमंचों की अपेक्षाएं भिन्न हैं। एक में अपेक्षित है कि आप याद रखें कि आप इस रंगमंच के कलाकार मात्र हैं, और दूसरे में यह अपेक्षित है कि आप भूल जाइए कि आप कलाकार हैं। ये बड़ा ही गहरा और महत्वपूर्ण कमेंट है, मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने अपनी टिप्पणी लिखी है, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि ये तो सही बात है कि आप मंच पर रहते हो तो आपको ये तो एहसास रहता है, वरना तो पागल हो जाएगा आदमी। अगर आज आप कोई कैरेक्टर जी रहे हैं मंच पे, वही कैरेक्टर को लाइफ में लेके चले आए, तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी। और या फिर आप वही मान के चले, मैं तो वही हूँ, राजा हूँ, अगर मैं बना हुआ औरंगजेब तो औरंगजेब ही रहेगा वो लाइफ में भी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि आप जितनी देर वो कैरेक्टर को स्विच ऑन स्विच ऑफ बोलते हैं सर इसको हमारी भाषा में, स्विच अच्छा। ऑन एंड स्विच जी ऑफ। मतलब स्विच ऑन मीन्स व्हेन यू एंटर on the stage or in the auditorium or the rehearsal place, you are a character, आप वो लिबास ओढ़ लेते हैं, आप उसकी रूह में एंटर न, करने की कोशिश करते हैं, उसकी रूह में एंटर करने का प्रयास करते हैं, उस कैरेक्टर की रूह में। और वो धीरे धीरे महीनों के रियाज के बाद, रिहर्सल के बाद, आप उस कैरेक्टर का थोड़ा बहुत भी हिस्सा अपने अंदर ले पाते हैं, तो आप अनूप त्रिवेदी से हटके उस कैरेक्टर के रूप में आने लगते हैं। ठीक। जी और जब वो नाटक हो रहा होता है या मंच से जब आप वहां से बस, टैक्सी, ऑटो, ट्रेन, मेट्रो पकड़ के जब आप घर पहुंचते हैं, तब आप बिल्कुल भिन्न होते हैं। तब आप फादर भी हैं, तब आप ब्रदर भी हैं, तब आप पड़ोसी भी हैं,
है ना, सब्जी वाले से भी बात कर रहे हैं, नाई से भी बात कर रहे हैं, पान वाले के पास भी जा रहे हैं, मतलब फिर आप एक सोशल कैरेक्टर है। और जैसे ही फिर आपने एंटर किया अगले दिन, अगली शाम को या सुबह, तो फिर आप पूरे दिन उसी दुनिया में रहेंगे, रंगमंच की दुनिया में। तो ये तो कई बार क्या होता है, एक एक्टर की कहानी है, शायद आपने रणवीर सिंह ने एक फिल्म की थी कोई, रणवीर सिंह के फादर साइकिट्रिस्ट है शायद, मदर फादर दोनों में से कोई। तो उस कैरेक्टर को जीने के लिए शायद वो इतना उस कैरेक्टर में घुस गए वो रणवीर सिंह, कि वो लाइफ में भी मतलब साइकोलॉजिकली उसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि लाइफ में वो वैसा ही हो गया जो फिल्म में प्ले किया उसने कैरेक्टर, साइकिक टाइप का कैरेक्टर है जी। तो भाई साहब 6 महीने उसको उस पर रहना पड़ा, मेडिकल पूरा उसकी थेरेपी के दौरान, मतलब उसको बंद रहा 6 महीने घर में। मदर फादर ने ट्रीटमेंट किया उसका 6 महीने, साल भर कोई फिल्म नहीं की। उससे कहा आप चले जाओ, अब आप घूम के आ जाओ, थोड़ा सा भूल जाओ कि आप एक्टर हैं। तो उस कैरेक्टर से उस आवरण को हटाने में उसको वक्त लगा बहुत। तो यही होता है सर, स्विच ऑन होता है तब जब आप मंच पे होते हैं, स्विच ऑफ हो जाता है तब जब आप लाइफ में होते हैं। अलग तो रखना ही पड़ता इससे है, ही लेकिन जुड़ा हम एक, जी जी हाँ जी सर, बताएं जी बताएं। थैंक यू सर। मुझे लगता है क्या इसी से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है इसको पलट के नहीं देखा जा सकता कि जैसे थिएटर में हम एक भूमिका करते हैं और स्विच ऑफ कर लेते हैं अपने आप को, भूमिका करने से हाँ पहले स्विच ऑन करते हैं, तो क्या हाँ जीवन में भी बहुत सारी भूमिकाएं हम निभाते रहते हैं? तो क्या मनुष्य के लिए ये संभव है कि वो जब एक भूमिका निभाए और दूसरी भूमिका तक पहुंचे तो पहली भूमिका को स्विच ऑफ कर दे? क्योंकि एक फादर जीवन भर फादर की भूमिका भी हर जगह दिखाई देता है, एक मित्र जीवन भर हर जगह सलाह देता हुआ ही दिखाई दे जाता है। तो क्या मनुष्यों के लिए संभव नहीं है? कभी कभी तनाव इसलिए भी आता है कि यार तू दोस्त होकर के तूने भी वही बात कही जो वो कह रहा था, वो कह रहा था, वो कह रहा था। आपने पिता होकर हमेशा पिता की भूमिका निभाई, हमेशा दबाव बनाया, हमेशा डांट के रखा, डपट के रखा, वगैरह वगैरह। तो क्या इस तरह की बात संभव है? ये भी बड़ा आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने भी बना दिया अब इसको। आप एक्टर हैं, ये मैं आपसे जिज्ञासा कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये रखा। हम्म। लेकिन क्या होता है सर, तो कई कई बार छाप तो आ जाती है वो हमारे अंदर भी, मतलब जो चुहलबाजी होती है ना, एक छोटी सी अभिनेता की वो एक छेड़छाड़, वो लाइफ में कभी कभी आ जाती है। तो लोग कहते हैं ये बाज नहीं आएगा यार, ये है तो एक्टर ही फाइनली, बोले बाज नहीं आएगा ये। तो कई बार कोशिश तो रहती है कि यार, और लाइफ में भी मेरी बेटी है, अभी 12 साल की छोटी है, लेकिन मुझसे कहती है पापा आप लाइफ जी में जी अच्छे एक्टर नहीं है। मैं बहुत हंसता हूँ, मैंने कहा कितनी गहरी बात कर दी उसने। बोले पापा बिल्कुल आप बिल्कुल। सिनेमा में और थिएटर में बहुत अच्छे हैं, लेकिन लाइफ में आप अच्छे एक्टर नहीं है। बोले आप इतनी सी बात का जवाब नहीं दे पाए मम्मी को या नानी को या नाना को। आप फिर मुझे करके बताती है, आप ऐसे बोल सकते थे, उनको भी पता नहीं लगता, एक्टिंग कर देते ना यार थोड़ी सी। तो अच्छा होता क्या है, देखिए बताऊं सर, अभिनेता दरअसल हर व्यक्ति के अंदर है, बचपन से ही होता है। जी जी उसका कारण जी जी। बताऊं, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो घर जाते ही बच्चा आता है और अपने टीचर का सबसे पहले वो मजाक उड़ाना शुरू करता है कि मेरी टीचर ने आज बोला, मैम ने ऐसे बोला, मैम ने वैसे बोला, या टीचर हमारे आते हैं वो ऐसे करते हैं। उनकी आवाज में नकल करने की कोशिश करता है, तो या फिर किसी की आवाज में घर वाले ही किसी रिश्तेदार की वो कॉपी करता है, चल के बताता है कि वो अंकल आएंगे, वो ऐसे चलेंगे, ऐसे बोलेंगे बेटा। तो घर वाले सब हंसते हैं। जब कोई आता है पड़ोसी, पड़ोसी आता है तो पड़ोसी से कहते, सामने उससे कहते हैं पड़ोसी के सामने, बेटा इधर आना जरा, उसकी अंकल की एक्टिंग करके दिखाना। तो यानी अब आप सोचिए, वहां पे प्रदर्शन भी, आपके परफॉर्मेंस को भी आपको परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है, और आप एक्टर भी बन रहे हैं धीरे धीरे। और कब उससे आप हटा दिए जाते हैं कि बेटा ये बचपन तक ही पता नहीं। सीमित था, बचपन तक ही सीमित था, अब तू असली लाइफ में आ जा, डॉक्टर इंजीनियर तुझे बनना है। लेकिन मेरे साथ ये अच्छा हुआ सर, बीएससी किया, डॉक्टर बनने के लिए किया, बार बार मैंने सीपीएमटी और पीएमटी के एग्जाम दिए, लेकिन फेल होने के लिए, क्योंकि मुझे पता था मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जीनियस था पढ़ने में सर। तो मुझे पता था कि मैं पास हो जाऊंगा और फिर मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा, लेकिन मैं एक्टर बनना चाहता था, इसीलिए फेल होने के एग्जाम देता था। तो खूब डांट पड़ती थी मेरी
इस बार फिर नहीं हुआ तेरा, इस बार फिर नहीं हुआ तेरा। और मुझे पता था कि नहीं होना है मेरा क्योंकि मुझे अभिनेता ही बनना था। अब क्या मतलब वो बताऊं। आपने सारे रास्ते बंद किए जो आपको एक्टिंग के अलावा किसी और तरफ ले जाने वाले थे, जी और वो जी भी जी खुद। जी। बहुत 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 धन्यवाद सर। आपसे बात करते हुए लगा कि हाँ, हम एक्टिंग और थिएटर की दुनिया में ही मौजूद हैं लगातार। और जिस तरह से आपने अपने अनुभवों के दायरे से कुछ घटनाएं, कुछ उदाहरण, कुछ विचारों को लाकर मनुष्य होने की हद समझाई, और मनुष्य होने की ऊंचाइयां या सपने की तरफ आपने दिखाया कि आप चाहते हैं तो क्या हो जाते हैं, और अब जब चाहने की प्रक्रिया से ही अपने आप को बाहर कर लेते तो कहाँ छूट जाते हैं, और इसी प्रक्रिया में तनाव का एक बड़ा दायरा आपके भीतर निर्मित होता रहता है। बेहतर हो कि आप लगातार खुद को एंगेज रखें, किसी न किसी भूमिका को करें, निभाएं। और आपकी बातों से लगा कि रंगमंच ये सीख देता कि भूमिका विहीन आप नहीं जी सकते। जैसे आप भूमिका विहीन होंगे, आप तनाव में आएंगे, अरे उसकी एक्टिंग अच्छी हो रही है, उसका डायरेक्टर, वो डायरेक्टर अच्छा बन गया, ये अच्छा बन गया, ये अच्छा हो गया, और मैं क्या। तो मैं क्या तभी तक एक सफल और आइडेंटिटी के साथ होने का एहसास आपके भीतर रहेगा जब आप लगातार किसी न किसी भूमिका से जुड़े रहेंगे। तो थिएटर और सिनेमा ये बात तो जरूर सिखाने में सफल होते हैं कि आप, आपके तनाव के दायरे का एक बड़ा कारण है आपका भूमिकाहीन होना, कुछ न करना, या करना कुछ और, सोचते कुछ और रहना। और इस तरह से आपने बहुत ही गंभीर तरीके से और बहुत सारी नई सूचनाओं के साथ, बहुत सारी ज्ञान, बहुत तरह का ज्ञानवर्धन करते हुए आपने अपना व्याख्यान हमारे सामने रखा। हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे बीच हमारे आयोजन समिति की समन्वयकों में से एक प्रोफेसर अंजलि गुप्ता मैम मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और थोड़ा सा धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कल के कार्यक्रम की कुछ सूचना हमसे साझा करें। प्रोफेसर अंजलि गुप्ता मैम। अंजलि गुप्ता मैम तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। साथियों, मित्रों, आप सुबह से बने हुए हैं और लगातार 4 सत्रों में आपने अपनी मौजूदगी दिखाई, और हमारे अलग अलग विद्वान वक्ताओं को आपने सुना। और आप सबका भी बहुत हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, मैं आपका एक बार पुनः आयोजन समिति की तरफ से, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की तरफ से, अपने सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से जिन्होंने आपको सुना और इतना एंजॉय किया इस सेशन को, हम एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हैं और आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे, फिर किसी एक और सत्र में आग्रह करेंगे कि हम आपके साथ कुछ मंच साझा कर सकें, बात सुन सकें, आपके विचार सुन सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू। बलजीत।